जैक बोर्ड क्लास 9th। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के गणित का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जैक बोर्ड का है ना, क्लास 9th का गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, जो आपके पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसी सवालों को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और टोटल यहां पर 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न एक एक नंबर का पूछा जाएगा। और जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार सवाल आते हैं, उन सभी सवालों को देखेंगे, है ना। और सारे के सारे आपके जैक का ऑफिशियल प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं, और सबसे पहला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है। देखो क्या है कि √5 जो है एक डैश संख्या है। तो √5 बताना है कि किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि √5 जो है ये किस प्रकार का नंबर है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों √5 क्या लिखा हुआ है, √5। देखो मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहा और अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो बताओ, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा? नहीं, पॉइंट में आएगा, है ना। इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों √3 भी क्या होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि √7 डाल देता हूं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन अगर मैं √4 लिख दूं तो ये क्या होगा, √4 लिख दूं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, √4 का वर्गमूल 2 निकलता है। √4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो आपका अपरिमेय संख्या। बातों को समझ रहे हैं? जी सर, क्लियर है। तो बताओ यहां पर √5 कैसी संख्या होगी, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग को हम 2 सवाल को होमवर्क देते हैं, ठीक है। 2 सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि 0 जो है ये किस प्रकार की संख्या है ना। 0 जो है ये कैसी संख्या है, ये आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा गया है ना, कैसी संख्या है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बताना कि पाई जो है ये कैसी संख्या। हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये बता रखा था कि पाई जो है किस प्रकार की संख्या है ना, रेशनल है या इरेशनल है, या फिर मेरे परिमेय है या अपरिमेय, हिंदी में, है ना। और इंग्लिश में तो रेशनल या इरेशनल बताएंगे। ये किस प्रकार की संख्या, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि √2 और √3 के बीच, है ना, कि एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो √2 और √3 क्या कह रहा है, √2 और √3। बताओ बच्चों इन दोनों के बीच में कोई संख्या है? बोले सर कोई है ही नहीं। तो इसको पॉइंट में देखिए ना, इसका हो जाएगा 1.41, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू होगा 1.73। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या संख्या आ सकता है? बोले सर 1.41, 1.73, इसके बीच में हो सकता है सर 1.5 समथिंग, 1.6 समथिंग, तो ये आ सकता है 1.5 समथिंग या 1.6 समथिंग आ सकता है ना, इन दोनों के बीच में। अब देखना है इसमें से कौन सा वैल्यू जो होता है इन दोनों के बीच में आता है। तो √5 का अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है भाई, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। ये भी देखिए इन दोनों के बीच में है ही नहीं, बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखो बच्चों, यहां पर आप लोग कंफ्यूज करते हो। देखो अगर ये 6 के पावर 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, √6 के, है ना, √6 जो है एक बार नहीं, ये 2 बार इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार निकालना पड़ेगा। तो इसका जो अगर 2 बार मैं वैल्यू निकालू बच्चों, तो एक बार जब निकालेंगे तो 2.44 आ जाएगा, और दूसरी बार जब वैल्यू निकालूंगा बच्चों यहां पर, है ना, इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल जाएगा 1.56। तो 1.56, ये देखिए बताओ कि इन दोनों के बीच में है या नहीं है। बोले सर हाँ, 1.4 और 1.7 के बीच में तो 1.5 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जी हाँ बच्चों, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो है यहां पर दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करके चेक करना, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या आने पर रुक जाए, है ना, रुक जाए, तब क्या हो जाएगा, वो शांत। अगर नहीं हुआ तो अशांत। ठीक है, तो देखो 1/11 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इधर डिवाइड करते हैं साइड में, 11 लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं। चलो
तो पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, फिर छोटा हो गया फिर एक और 0 दे देंगे तो 100 हो जाएगा। 11 नवा 99, कितना बच्चा बच्चों? एक बच्चा। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है तो एक 0, अब ये भी छोटा हो जा रहा है तो एक और 0 देंगे, फिर कितना हो जाएगा 100, फिर 100 नवा 99। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हर बार क्या आ रहा है 0.090909 ऐसे ऐसे आते जा रहा है। तो बताओ ये क्या शांत होगा? बोले सर ये अशांत होगा। ये कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये अशांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा भाई, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा, समझ रहे हो? हाँ, अब देखो 9/25 का मैं बात करूं बच्चों, अगर इसमें देखो तो इधर साइड में हम डिवाइड करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 25, तो देखो छोटा है तो पॉइंट देंगे 90 हो जाएगा। 25 तिया 75, कितना बच्चा बच्चा? तो यहां पर 10 में से 5 गया तो 5, और यहां पर 8 में से गया तो 1, 15 हो गया। पॉइंट दिया हुआ है 0 लगाएंगे। 25 छक 150। अरे सर पूरा पूरी तो कटिए गया सर, जब पूरा पूरी कट गया मेरे प्यारे बच्चों तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो तो ये भी आपका अशांत होगा, ठीक है, ये भी आपका पूरा पूरी मेरे प्यारे बच्चों नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना? जो पूरा पूरी कट जाए, जिसका शेषफल 0 आ जाए भैया वो शांत, और नहीं आए तो आसान, नहीं आए तो आसान, ठीक है। मजा आ रहा है बच्चों? तो एक बार हमें दिल वाला हार्ट वाला कमेंट जरूर करके भेजेंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि 1/√3 जो है का हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है ध्यान दो बच्चों, बहुत बार मैंने आपको बताया। 1/3 है, ऊपर वाले को मेरे प्यारे बच्चों अंश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई बटा में है, अगर x और y है तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को मेरे प्यारे बच्चों हर कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना करना। तो हर को क्या करेंगे? ऊपर और नीचे से गुना कर देंगे। तो √3 को √3 हो जाएगा, और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, तो कितना हो जाएगा? √3/3। कहां पर है √3/3? तो ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है? बहुत आसान है बच्चों, है ना? बस हमारी बातों को मेरे बच्चों जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूं, ठीक है, जितने भी, अगर आपके एग्जाम की तैयारी करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा की, है ना, 2026 की, तो प्यारे बच्चों मैं जितना करवा रहा हूं बस उसको अच्छे से कर लो, उतना। जितने भी वीडियो आता है हमारे क्लास 9 का हमारे इसी यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर, है ना, तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद फिर एग्जाम लिख करके जाना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों पिछले साल जो 10th वाले अभी जो 10th में आ गए हैं, उन बच्चे ने जो पिछले बार जो फोड़ा था ना, है ना, क्लास 9th में, आप लोग भी उसी तरीके से फोड़ोगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आपको सही तरीके से सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन करके आपको देखते चले जाना है ना। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया। यूट्यूब पर जाइएगा और प्लेलिस्ट पर जाइएगा। बोले सर नहीं आता देखने, प्लेलिस्ट देखना बहुत बच्चों आसान होता है। एक कभी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट कैसे देखा जाए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगेगी कि हाँ आप उस चीज का नॉलेज रखते हैं। अगर नहीं, छोटा सा या बड़े भैया बहन होंगे उससे पूछिएगा प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है, बता देंगे कि यहाँ पर चैनल सर्च कर लीजिएगा मिशन 2, उसके बाद प्लेलिस्ट पर जाइएगा और क्लास 9th वाला प्लेलिस्ट देखिएगा। सारा का सारा लाइन से वीडियो मिलेगा बच्चों, सभी वीडियो को बस देख लीजिएगा। देखिएगा आपको एक अलग सा एनर्जी नहीं मिलेगा ना अंदर से, तो फिर कह देना मैं, है ना, हमारा नाम को बदल देना बच्चों, है ना। चलो अगला सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद है। बच्चों बहुपद, जब भी बहुपद पूछेगा कि कौन जो है पॉलिनोमियल्स है, तो बच्चों यहां पर आपको बहुत आसान से करना है। देखो आपको देखना है चर मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ मत देखना, आंख बंद करके चर देखना। अगर चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो जाता है बच्चों, अगर चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि होल नंबर हो जाता है, अगर कोई मान लो चर है और यहां पर 1 हो जाए, 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 0 हो जाए, या 5 हो जाए, पूर्ण संख्या मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है? बहुपद है। अगर नहीं तो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो कि बोले सर इसके पावर में भी 1, इसके पावर में भी 1। हाँ लेकिन एक शर्त होगा बच्चों, है ना। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, है ना, ट्रिक बढ़िया रहेगा, काम करेगा। ट्रिक याद रखना बच्चों कि जब भी कब नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, बस इतना याद रखना, होगा वाला समझ में आ जाएगा आपको। नहीं कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो नहीं जब होगा, कब होगा? अगर कोई चर मेरे प्यारे बच्चों बटा में हो जाए, अगर कोई XYZ जो हो वो बटा में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर चर के पावर में अगर माइनस हो जाए, है ना, पावर क्या हो जाए? माइनस में आ जाएगा, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इन 3 चीजों को याद रखना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, है ना। देखो बच्चों ये बटा में है चर, नहीं होगा। ये देखो अंडर रूट में, बोले सर ये तो अंडर रूट में नहीं होगा, नहीं ये तो संख्या दिएगा, हम चर बोले, चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको रहने दो। इसमें देखो अंडर रूट में चर है, नहीं होगा, ये तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करा।
बस आपको ये देखना है कि चर के पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, आपको अचर वाला में नहीं देखना है, संख्या में नहीं देखना है, ठीक है, बस एक्स वाई जेड जो होगा उसमें देखना है सिर्फ आपको, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बहुपद 3x-2 का शून्यक निकालना। शून्यक निकालना बड़ा आसान है भाई, शून्यक निकालना एकदम लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप है बच्चों। क्या करना, 3x लिख देना -2 और बराबर में 0 लिख देना। जो क्वेश्चनवा दियल रहता बबुआ है ना, ओकरा लिख दियो और बराबर में कर दियो 0, है ना। ओकर बाद अपन जी भी हीरो देखिए यहाँ क्या कर भी 3x लिख दियो, यहाँ -2 जो उधर जाके प्लस में हो जतो, क्या हो जतो, प्लस में हो जतो। यहाँ पर लिख दियो x और यहाँ पर बबू यहाँ गुना में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते। शून्यक निकालना बड़ा आसान होता है भाई, एक नंबर उठाना ना एकदम हलवा है। अब देखो बच्चों इस सवाल का आंसर है ना, क्या कह रहा है, y+2 का होल स्क्वायर है ना, के प्रसार में y का गुणांक है, y का गुणांक पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना होगा, है ना। y+2 का होल स्क्वायर है ना, ये किस में तोड़ो, तो a+b का होल स्क्वायर में तोड़ दो। तो a स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab, a के जगह में y और b के जगह में मेरे प्यारे बच्चों 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y है ना, और प्लस में 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया इक्वेशंस, जी हाँ समीकरण आ गया। अब देखो इसमें y का गुणांक कितना है, मतलब y से कितना गुना किया हुआ है। तो बोले सर y का गुणांक जो है 4 है सर। कितना है, y जो गुना किया है मेरे प्यारे बच्चों ये कितना है, 4 किया है ना। y से जो गुणांक किया हुआ है कितना, 4 किया हुआ है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ठीक है, एक सवाल करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि y² का गुणांक कितना होगा, y² का गुणांक कितना होगा। तो बोले सर 0 होगा, क्योंकि गुना किया ही नहीं है सर इसके साथ। प्यारे बच्चों जब भी कोई भी संख्या, कोई भी चर के आगे अगर कुछ नहीं है तो समझ लो वो 1 है। तो इसका y² का जो गुणांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो y का गुणांक 4, y² का गुणांक 1 चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि इसका गुणनखंड निकालें। बहुत आसान है बच्चों गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना बड़ा आसान होता है। क्या करना है, आपको दिया है 6x² और मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 5x और माइनस में 6 है ना। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 6×6 36x² हो जाएगा। 36x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। तो 36 को तोड़ो तो 9 के अगर 4 से गुना कर दे तो 9 चौके 36 भी हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। और देखो जोड़ने पर आता है 5 तो जोड़ेंगे तो सर 13 हो जाता है, घटाने पर आता है 9 में से 4 5 के, हाँ सर 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा। बिल्कुल सर सही है, मतलब कि 6x² को 6x² लिख दो, यहाँ पर प्लस में 5 लाना है। तो प्यारे बच्चों 9x में क्या करेंगे, 4x को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पर इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले सर x कॉमन है, अंदर और क्या कॉमन है, कौन सा टेबल से दोनों चला जा रहा है। तो बोले सर यहां पर सर कि 3 का टेबल में दोनों चले जा रहा है, 3 निकाल दो बाहर। अंदर में क्या बचा, 3 दूनी 6, 2x बचा, 1x बाहर निकला तो 1x बचा। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3x निकल गया तो यहां पर सिर्फ 3 बचा, फिर माइनस। अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या निकाले, जो दोनों टेबल से कटता हो। बोले सर 2 निकाल दो कॉमन, तो 2 निकाल दिए तो यहां पर 2x बचेगा। और प्यारे बच्चों माइनस कॉमन निकलता है तो यहां पर प्लस हो जाता है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आप देख लीजिएगा कि ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट वाला होगा वो बराबर होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम गलत बना रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करना बच्चों, 3x माइनस में 2 एक जगह लिख दो, 3x और माइनस में 2 जो बाहर बाहर वाला एक जगह, और जो ब्रैकेट वाला जो मिल गया है उसको एक जगह लिख दो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 2 गुणनखंड आ गया। क्या क्या है, 3x - 2 और 2x + 3, 3x - 2, इसमें दोनों प्लस प्लस में है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन कट गया, इसमें माइनस इसमें प्लस। ठीक देखो तो 3x - 2 3 नहीं 2x - 3 वहां +3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 2x + 3 2x + 3 और 3x - 2, हाँ सर ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में आया, बहुत आसान है बच्चों। ऐसे गुणनखंड करना अगर आप सीख गए तो भैया 1 नंबर उठाना आपके लिए मामूली है ना, ये उंगली का काम है। चलो अगले सवाल की तरफ आओ बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है ना। ये जो कह रहा है कि -1 और -2 है, किस चतुर्थांश में स्थित है बच्चों, है ना। -1 और -2 है जो किस चतुर्थांश में। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक होता है x अक्ष मेरे बच्चों, एक होता है y अक्ष, है ना। और x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मूल बिंदु, है ना। इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा छोड़ कर नहीं आओगे। क्या करोगे,
फोड़ कर रहोगे, है ना, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 और 0 होता है, याद रखिएगा। x का और y के जो कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि 4 चतुर्थांश होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। प्यारे बच्चों इसमें x का मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है, तो प्लस प्लस। इसमें x का मान x डैश आया तो x का मान माइनस में होता है, y का मान प्लस में होता है, तो माइनस प्लस। ध्यान रखें कि पहले माइनस लिखना बाद में प्लस, सॉरी माइनस बोलते, पहले x लिखना बाद में y। इसमें देखो बच्चों x का मान क्या है, माइनस में है, y का मान किस में बच्चों, तो y का भी मान माइनस में, मतलब माइनस माइनस। और इसमें चौथा में क्या हो जाएगा, x का मान प्लस में है और y का मान मेरे प्यारे बच्चों माइनस में होता है, तो ये आपका चौथा चतुर्थांश। अब देखो कि ये किस चतुर्थांश में, तो बोले सर x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है, यानी कि सर तीसरा चतुर्थांश। किस में हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काम आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निर्देशांक -2 और 4 का भुज कितना है। देखो भुज जब भी बोलेगा बच्चों, जब भी भुज निकालने बोलेगा तो आप समझना मेरे प्यारे बच्चों कि वो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, x का मान। तो देखो ये ब्रैकेट में रहेगा तो पहले x का मान होता है, बाद में y का मान होता है। तो x का मान कितना है, बोले सर -2। x का मान कितना है बच्चा, तो बोले सर -2 है ना। x का मान कितना है, बोले सर -2 है। चलो तो -2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, भुज बोलेगा तो x का मान को लिख देना। अगर कोटि पूछेगा एग्जाम में, अगर कोटि पूछेगा एग्जाम में तो y का मान को लिख देना। किसका मान लिखोगे, y का मान को लिख देना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हमारा क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y है ना बराबर 6 की तुलना में ax + by + c बराबर 0 पर a b c के मान क्या होंगे। क्या पूछ रहा है कि a b c का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों एबीसी का मान अगर मैं देखूं इसमें, तो यहां पर माइनस में 2x और प्लस में 3y और बराबर में 6 है। पहले इस रूप में लिखो बच्चों, c को इधर ले आ जाओ। तो माइनस में 2x प्लस में 3y और माइनस में 6 और बराबर में 0। प्यारे बच्चों जब ये आ गया हमारे पास, है ना, ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान जो x के पहले होता है वो a का मान होता है, तो -2। जो b का मान होता है बच्चों जो y के पहले होता है तो 3, और c का मान जो अचर पद होता है तो -6। यानी कि a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। कहां पर है, तो ये देख सकते हैं बच्चों, -2, 3 और 6, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आ रहा है, ठीक है। टाइम क्या हो गया, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि समीकरण x + 2y = 6 का हल क्या होगा। बहुत आसान है बच्चों, है ना। इसमें क्या करना होता है पता है, इसमें आपको ऑप्शन से काम करने होते हैं, है ना, ऑप्शन से। यहां पर क्या लिखा गया है, x + 2y और बराबर में 6 दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर, देखो ये पहला ऑप्शन को उठाओ, x का मान 2 और y का भी मान 2। तो x का मान 2 बैठा बच्चा और y का मान भी 2 मान बैठा करके देखो, तो क्या दोनों साइड इक्वल आता है। तो 2 + 2 दूनी 4 और बराबर में 6, 4 2 6 बराबर 6। अरे सर ये तो दोनों साइड बराबर आ गया, और जब दोनों साइड बराबर आ गए मेरे प्यारे बच्चों, यानी यही सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आप दूसरा मान बैठा कर चेक कर लो, भैया नहीं बराबर आएगा, दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही इसका हल। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि बिंदु 3 4 है, अगर बिंदु जो है का निर्देशांक जो है 3 और 4 दिया है, मतलब x का मान दिया और y का मान दिया है, तो समीकरण जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 3y है ना, समीकरण दिया है 3y बराबर ax और +7 है ना, ax +7। तो यहां पर x और y का मान को बैठाना है। तो 3y का मान को हम क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, बराबर a का मान कितना नहीं पता है, x का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, +7, a का मान अभी इसी से निकल जाएगा बच्चों, 4 दिया 12 बराबर 3 है, या 3 को a से गुना करेंगे 3 है और प्लस में 7 जो इधर आएगा बच्चों माइनस में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 3 है। 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, बराबर में हो जाएगा 3 है। प्यारे बच्चों 5 का 5 लिख दो, 3 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a का मान जो हो गया 5/3 हो गया। a का मान कितना हो गया 5/3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आ जाओ। बच्चा क्या कह रहा है कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं। जो बिना सिद्ध किए मान सिर्फ लिया जाता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अभिगृहित, है ना। इसमें 4 ऑप्शंस में अगर देखें, परमेय, अभिगृहित या दोनों, तो अभिगृहित कहते हैं। प्यारे बच्चों जो सिद्ध किया जाता है उसको ना हम कहते हैं परमेय। जो सिद्ध करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि जो सिद्ध किया जाता है उसको हम परमेय कहते हैं, है ना। परमेय को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, लेकिन जो मान लेते हैं उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है
कि 55 का पूरक कोण कितना होगा बच्चों, 55 का पूरक कोण कितना होगा। देखो पूरक जब भी पूछेगा तो पूरक कोण हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो दो कोणों को मिला करके, है ना, जो कोण ए और कोण बी दो कोणों को मिला करके अगर 90 डिग्री है तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे। तो अगर 55 डिग्री एक कोण का मान दिया गया है बच्चों, अगर 90 में से एक का मान 55 दिया गया है तो दूसरा का मान कितना होगा। तो बोले सर 90 में से 55 घटा दो ना सर, है ना, तो घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, यानी सर 35 होगा सर। कितना होगा, है ना। पूरक कोण में क्या होता है बच्चों कि एक कोण यहां पर दिया है, उसका पूरक जब निकालने बोलेगा तो 90 में से उस संख्या को घटा देना। तो 90 में से अगर 55 को घटा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास बच जाता है 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। और एक चीज आप लोग और याद रखना, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों और भी याद रखना, है ना, हमने इसको कैसे किया, तो 90 में से 55 को घटाया तो 35 बचा। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर संपूरक पूछा जाता, अगर एग्जाम में संपूरक पूछा जाता तो हम क्या करते प्यारे बच्चों कि इसका दो कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक कोण 55 डिग्री दिया रहता तो दूसरा कोण हम लोग 180 में से घटाते जब संपूरक पूछता तो, लेकिन पूरक पूछा है तो हम 90 में से घटाएंगे। अगला देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना हो सकता है। यदि कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, मान लो कह रहा है बच्चों कि ये जो है यहां पर 130 डिग्री दिया गया है ना, आपको कह रहा है कि इसके अन्य कोणों, अगर मान लो इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, मतलब ये दो भागों में इस तरीके से क्या कर रहा है, बांट रहा है बच्चों, तो क्या कर रहा है, इसके बीच का कोण क्या हो सकता है। ये देखो ये दो समद्विभाजक कर रहा है बच्चों, मतलब कि इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, तो इसका कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बहुत आसान से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 130, ये कितना है 130, तो ये कितना होगा बच्चों बताओ मुझे, है ना। और ये किस तरीके से त्रिभुज है बच्चों, यहाँ पर ये 130 है, तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कितना और यहां पर कितना होगा, है ना। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मिलाकर के कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, कितना होता है बच्चा 180। अब इसमें से 130 ये घटा दो, कितना बचेगा 130 घटा दो, कितना बचेगा 50 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 50 बचेगा, 180 में से 30 50 बचेगा। अब 50 मेरे प्यारे बच्चों ये 50 का ये 50 हो गया, अब दोनों मिला करके 50 है, तो ये 25 और ये 25। और मेरे प्यारे बच्चों हमें सिर्फ ये त्रिभुज में देखना है आपको, छोटा वाला त्रिभुज में, है ना। 25-25 तो पूरा हो गया, लेकिन अगर हम छोटा वाला त्रिभुज में देखें तो इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि समद्विभाजक कर रहा है, इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 12.5 हो जाएगा, 25 का आधा, और ये भी अगर हम करें तो 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 अब कह रहे हैं इसका मान कितना होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये 12.5 ये 12.5 है ना, तो 12.5 12.5 12 12 24 25, तो 25 इसमें घटा दो आंसर आ जाएगा। तो 25 180 में से 25 घटाएं कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 155, यानी ये 155 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, फिर से समझो, अगर ये 130 तो ये कितना कितना होगा बच्चों, समद्विभाजक कर रहा है, तो यहां पर आपका मेरे प्यारे बच्चों ये 25 वो भी 25, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर 50 होना चाहिए, तो 25-25 बांट दिए। अब फिर से कह रहा है कि ये समद्विभाजक कर रहा है, दो दो भाग में बांट रहा है, तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, यानी 12.5 ये 12.5 वो हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो गया 12.5 तो हम नीचे वाला त्रिभुज को ले रहे हैं 12.5 वो 12.5। अब हमें पता है कि छोटा वाले त्रिभुज को भी मिलाएंगे तो तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा, तो ये 12.5 ये 12.5, तो ये कितना 155, है ना 155। चलिए 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बच्चा कह रहा है कि आकृति में यदि AB और DE जो है पैरेलल दिया गया है, आकृति में जो है AB और DE जो है ये पैरेलल दिया गया है, जिसमें कह रहा है बच्चों BAC 35 डिग्री है, BAC जो है ये 35 डिग्री है, CDE जो है ये 53 डिग्री है, CDE जो है ये 53 डिग्री है। कह रहा है DCE का मान निकालना बोल रहा है बच्चों, DCE यानी इसका मान निकालना बोल रहा है। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी रेखा इस तरीके से क्या है समांतर है, पैरेलल है, तो इस तरीके से अगर मान लो एक तिर्यक रेखा खींचा गया है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अगर 35 तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा। अब हमें दो कोण का मान पता चल गया एक त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में देखें, अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये 53 और ये 35, तो ये कितना, तो ध्यान दीजिएगा अगर तीनों मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है ना, तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो 53 और 35 को जोड़ो इधर साइड में, 5 3 8 5 3 8 88 घटा दो बच्चों, 88 जब इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 88 घटा देंगे तो 92 बचेगा, तो यानी 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया,
हमने क्या बोला कि अगर AB और DE जो है पैरेलल है तो इसका एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो 35-35 हो गया। अब हमें पता है कि इस त्रिभुज में तीनों को मिलाकर के 180 डिग्री, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें पता चल गया, तो तीसरा कोण नहीं निकलेगा जी। 7वीं क्लास में नहीं पढ़े थे? हाँ सर, है ना। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, हमने कर दिया। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा, अगला सवाल कहता है, हाँ यही सवाल है ना, हाँ ये देखो, AB बराबर PQ दिया गया है। क्या कह रहा है कि AB बराबर PQ दिया गया है, BC बराबर QR जो है, CA और RP बराबर है, तो ये किस प्रकार का बराबर होगा बच्चों? तो सिंपल सा मिला दो यहाँ पर लाइन से, AB PQ के बराबर, तो AB जो है PQ के बराबर है, लाइन से है, ठीक है। BC QR के बराबर है, BC जो है मेरे प्यारे बच्चों QR के बराबर, सही है। CA RP के बराबर है, CA जो है RP के बराबर है। सर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सिंपल। बाकी देख लो, CB जो है PR के बराबर है, CB PR है, CB BC के साथ तो QR है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बच्चों कि त्रिभुज ABC में AB जो है BC के बराबर है। त्रिभुज जो है ये मान लेते हैं इस तरीके से, एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज में क्या कह रहा है कि AB जो है BC के बराबर है, मान लेते हैं ये ABC है ना, तो AB जो है BC के बराबर है, AB जो है ये वाला, ये किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है भाई। और B कोण 70 डिग्री है, ये कोण मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री है, तो आपको कह रहा है कि A का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। किसका मान पूछ रहा है? आपको A का मान पूछ रहा है, इसका मान, तो आपको पता होना चाहिए कि बराबर त्रिभुज अगर दिया है तो अगर बराबर भुजा है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बराबर भुजा क्या क्या दिया गया है, तो AB दिया गया है और बराबर BC, तो AB के सम्मुख कोण कौन सा होगा? देखो तो AB का सम्मुख कोण ये वाला कोण, AB का सम्मुख कोण कौन सी, और क्या है बच्चों? BC है ना, BC का सम्मुख कोण कौन है? ये दोनों पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों बराबर होगा, जितना भी होगा। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50, अगर वो 30 तो ये भी 30, मतलब बराबर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक त्रिभुज में कितना, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180, जिसमें से एक कोण दे दिया गया कितना? 70 डिग्री, तो घटा दो 110। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि कोण A और कोण C दोनों मिला करके कितना होगा? 110 डिग्री, और हमें पता है कि दोनों बराबर है, तो आधा आधा बांट दो, तो आधा आधा बांट देंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री। अरे 110 का आधा कर दो भाई, 110 का आधा कर दो, 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान है बच्चों। अब देखो यहाँ पर A का मान पूछा था, ठीक है, A का मान पूछा था, अगर C का भी मान पूछा तो भी तो आंसर वही था बाबू, उतना ही ना आता आंसर। टाइम भी हो गया क्लास का, चलो देखते हैं फटाफट अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि DEF में, है ना, त्रिभुज क्या कह रहा है कि DEF में, हाँ क्या कह रहा है? DEF में D और F जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों? D और F जो है यहाँ पर बराबर है। EF जो है 4 सेंटीमीटर है, DF है 5 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई कितनी होगी? DE की लंबाई पूछ रहा है बच्चों, है ना। त्रिभुज एक DEF बना लेते पहले, ठीक है। जितना बच्चों आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिकल समझोगे ना, उतना आप ऐसे नहीं समझ सकते हो। अब कह रहा है कि D और F बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्या कह रहा है बच्चों कि कोण D जो है कोण F के बराबर है। अब EF 4 सेंटीमीटर है, EF कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और क्या दिया गया है? DF 5 सेंटीमीटर है, DF जो है 5 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है तब DE का मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि अगर बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर हो सकता है, तो क्या अगर बराबर कोण है तो उसका सम्मुख भुजा बराबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो देखो बच्चों अगर D का सम्मुख भुजा देखे तो क्या हो जाएगा? EF। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा। अगर F का सामने वाला भुजा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? DE। और मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर EF का वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसका मतलब DE का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्या इसी को निकालने बोला था? तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका सम्मुख भुजा कौन भुजा ये, इसका सम्मुख भुजा ये, तो ये इसका 4 तो ये भी 4, कितना हो जाएगा? क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट का क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में निम्न में से कौन सा सत्य है ना। अगर एक त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि कौन सा सत्य होगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर दो भुजा को मिलाए तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, याद रखिएगा। तो अगर हम इन दो भुजा को मिलाते तो देखो तीसरा से बड़ा है, इसका मतलब कि जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुलता है, मतलब ये सही लग रहा है। इसमें देखो अगर दो भुजा को मिलाएंगे और AC को बड़ा कह रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों, बिल्कुल गलत बात है। अगर दो भुजा को जोड़ दे एक त्रिभुज में तो वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज संभव है बनना, वरना संभव नहीं है। इसमें देखो कह रहा है कि अगर दो भुजा को मिलाएंगे तो तीसरा भुजा के बराबर होगा, एकदम गलत बात है।
याद रखिएगा, जब भी दो भुजा को मिला दे, मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिलाएंगे तो इससे बड़ा होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना भुजा का मान, अगर ये 5 है, ये 4 है और ये 7 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 5 और 9, बड़ा होना चाहिए उससे, तभी ये संभव होगा, वरना संभव नहीं होगा, है ना। हम कह देंगे कि वो वाला बड़ा होगा, तीसरा का भुजवा, तो नहीं, गलत। दो भुजा को मिलाएंगे तीसरा से बड़ा होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज में, ये तो हो चुका है ना, हाँ ये हो गया, अच्छा 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 20 हो गया था, 21 भी हो गया, हाँ चले 22 में आते बच्चों। कह रहा है निम्न में से दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं? समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, आयत के, समलंब के। तो प्यारे बच्चों आयत के जो विकर्ण होते हैं ना बराबर होते हैं, है ना, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक, मतलब दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोनों का मान दिया, चौथा कोण निकालना है। कितना लॉलीपॉप सवाल बोल दिया बच्चों, है ना। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि चतुर्भुज के 4 कोण में से क्या होता है, 3 कोण का मान दिया गया है 75 दिया गया, इस कोण का मान, इसका मान 90 दिया गया है भाई, इसका मान आपका कितना दिया गया, 75 दिया गया है। आपको कह रहा है इसका मान कितना होगा, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो यहां पर 3 कोण का मान दिया गया है, तो 3 कोण का दिया गया है, तो तीनों को जोड़ के हम 360 से घटा देंगे, तो तीनों को जोड़ो 75 75 150, 150 और 90 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 240 में भी, है ना, कितना हो जाएगा 240, और 240 अब हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे इसमें से, तो हमारा चौथा कोण का मान निकल जाएगा। तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1, उम्मीद करते हैं कि 120 इसका आंसर होगा। देख लो एकदम सही जा रहे हैं ना हम लोग कि गलत जा रहे हैं कहीं पर, 175 75 150 और 90 240, ठीक तो है, सही है, 120 क्या हो जाएगा, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। हमने क्या बोला कि चतुर्भुज के चारों कोण को मिला करके 360 होना चाहिए, जिसमें 3 कोण का मान दिया, चौथा मान निकल लिया जाएगा, है ना। अब देख लो चारों को जोड़ कर देखो 360 ही होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, ये देखो कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो एक ही आधार पर होना चाहिए बच्चों, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो बहुभुज। तो ये बच्चों अगर ये समांतर तो है, समांतर है, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर टच होना चाहिए, जो कि टच नहीं है, गलत। इसमें देखो ये भी समांतर भुजा है, ये मान लो ये समांतर समांतर है, और ये त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक टच होना चाहिए, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच कहने का मतलब कि दोनों में टच होनी चाहिए। इसमें देखो ये भी नहीं है टच, इसमें देखो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, और ये त्रिभुज जो है मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से दिया गया है ना। तो याद रखना है कि किसी भी आधार पर एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो बने दो बहुभुज प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे, है ना, कि ये इसका आधार भी सेम है, देखो इसका भी आधार सेम है, दोनों में है, चतुर्भुज में भी और त्रिभुज में भी, और इन दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है, हाँ एबीसी में बिंदु, है ना, एबीसी में बिंदु डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। बच्चों एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एबीसी जो है इसका त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहे हैं कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है बच्चों बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी कि डी यहां पर है, और मध्य बिंदु मतलब बीडी और डीसी बराबर होगा, है ना। और ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, ई कहां आ गया, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, मान लेते बच्चों ई है यहां पर, ठीक है। क्या कह रहा है, तो बीईडी का मान कितना होगा, है ना। फिर से एक बार मिलाते हैं, त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी का मध्य बिंदु, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, मध्य बिंदु है, तथा ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है भाई। उसके बाद तो बीईडी का बीईडी बराबर कितना होगा, बीईडी मतलब बीईडी मतलब ये बोल रहा बच्चों, इसका मान पूछ रहा है कि ये कितना के बराबर होगा। तो याद रखेगा बच्चों कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के मेरे प्यारे बच्चों ये एक भाग दिख रहा है, मतलब कि कह रहा है कि बताना है एरिया ऑफ एबीसी का कितना भाग जो है बीईडी बनेगा। तो बीईडी जो है बच्चों ये 4 भाग में से एक भाग का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु से है ना। इसमें बीसी का मध्य बिंदु ये हो गया, एडी का मध्य बिंदु ये हो गया, आपस में मेरे प्यारे बच्चों ये 4 भागों में बढ़ता है, 1 भाग 2 भाग और ये 3 और 1 4। तो यहां पर आपका देख पा रहे हैं कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 1/4 का भाग वो है बीईडी, है ना। बीईडी जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1/4 है ना, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखो यहां पर नेक्स्ट कह रहा है,
हाँ ये सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है, आकृति में ओ ए बी 40 डिग्री दिया गया है, ए सी बी का मान निकालना है। ए सी बी यानी कि इसका मान निकालना है बच्चों। तो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका मान बहुत जरूरी होता है ना। यहां पर जितना मान निकलेगा उसका आधा यहां पर होता है, और यहां पर जितना मान दिया रहता है उसका डबल यहां पर होता है। तो इसका मान निकलेगा तब तो उसका निकलेगा। तो चलो है ना, जब भी इस तरीके से रहता है ना बच्चों, इस तरीके से अगर मान लो रहता है त्रिभुज, है ना, मतलब फिगर, तो यहाँ का आधा ये होता है और यहाँ का डबल ये होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो बच्चों कि ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। ये वाला क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या सभी की वृत्त की बराबर होती है। तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये क्या है, ये 40 डिग्री है, ये बराबर भुजा है और ये बराबर भुजा है। तो इसके सामने अगर 40 डिग्री है तो इसके सामने भी कितना होगा, 40 डिग्री। मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये 40 40, तो ये कितना होगा बच्चों, पता है आपको कि ये एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। तो 180 में से 40 40 यही हो गया, मतलब 80 यही हो गया, तो ये 100 हो जाएगा। और 100 का मैंने मेरे बच्चों यहाँ पर हमने आपको क्या बोला था, आधा, है ना। यहाँ पर क्या बोला था, आधा। ये यहाँ का डबल ये होता है, यहाँ का आधा वो होता है। तो अच्छा 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ आओ। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि समकोण होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया है बच्चा पार्टी, अगला सवाल है ना। अगला सवाल कह रहा है कि आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ADC अगर 70 डिग्री दिया गया है, तो आपको पूछ रहा है कि ABC का मान कितना होगा, ABC इसका मान पूछ रहा है। प्यारे बच्चों अगर कोई भी वृत्त है और उसका एक चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से अगर बना हुआ है, तो इसके आमने सामने का जो कोण मिलाते मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ये 70 डिग्री, तो ये कितना, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 110। 110 और 70 180 हुआ ना। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुज कोण होती है बच्चों, यानी कि डी और बी जो होगा, यानी डी प्लस बी जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसके सामने वाला भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोण ए और प्लस कोण सी की मैं बात करूं तो भी 180 डिग्री होगा, है ना, है ना। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज उसको कहते हैं जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज होता है, चारों में टच होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की जो कोण होती है दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ये 70, तो वो कितना हो जाएगा, 110। चलिए ज्यादा सवाल नहीं बच्चों, हम लोग बस 5-6 सवाल के अंदर हम लोग इसे समाप्त करने वाले हैं। सवाल क्या है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना करना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको 15 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना, 15 से। अगर वो संख्या 15 से कट जाए तो समझना कि वो रचना करना संभव है, अगर नहीं कटेगा तो कहना कि रचना करना संभव नहीं। बताओ 375 15 से कट जाता है, बोले बिल्कुल सर, पॉइंट को गोली मार देना, पॉइंट को दिमाग मत लगाना। तो 75 से कट जाता है ना, 15 दूनी 30 और 15 × 75। हाँ सर, ये तो ये सर संभव है। 40 15 से कटेगा, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा सर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही इसका राइट आंसर होगा। ये 40 डिग्री करना संभव नहीं है, बिना पटरी और प्रकार की सहायता से हम 40 डिग्री कोण को नहीं बना सकते। बाकी देख लो सब 15 15 से कट जाएगा बच्चों। 15 15 225, ये भी 15 15 चौके 60 और 15 5 75। जो 15 से कट जाएगा वो समझना वो संभव है करना, और जो नहीं कटेगा वो समझना वो बिना पटरी और प्रकार, बिना प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से आप नहीं बना सकते हो, चांद की सहायता से नहीं बना सकते हो। अगला सवाल देखो क्या है, 2√3 है ना, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो याद रखेगा √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब यहां पर प्यारे बच्चों फॉर्मूला तो आपको मिल गया है, याद रखेगा। फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो कहां से पूछोगे, बगल वाला पड़ोसी तो आपको बताएगा नहीं, है ना। तो आपको याद रखना होगा, और याद करने के लिए प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा अपने आप। 4 हो जाएगा। भुजा का मान कितना है, 2√3, तो 2√3 लगा देंगे, है ना। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, √3 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा होता है ओनली जी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 3।
है ना। अब करो यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 3√3। कितना बचा 3√3। अब मेरे प्यारे बच्चों 3√3 का वैल्यू होता है 1.73। अब गुना करो तो जी कितना आ जाएगा 1.73। समझ में आया कैसे कैसे 2 दूनी 4 हो गया, √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, तो ओनली 3 हो गया। 4 से 4 कट गया 3√3 बचा, तो 3√3 ये हमारे पास आ गया। 3 लिख दिया, √3 का वैल्यू होता है 1.73, याद रखिएगा 1.73 इसका वैल्यू होता है। अब गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 7 3 21 का 1, हाथ बचा 2, 3 1 का 3 2 5, 5.19 है ना लगभग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.19। हमने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर √3 का वैल्यू जो है ना 1.73 लिया, बाकी और भी है उसके आगे होता है, लेकिन हम लोग उतने ही लिए हैं, है ना। पॉइंट के बाद कम से कम 2 ही अंक लेना है, देखो आंसर आ जाएगा। चलो एक अगला सवाल देखोगे यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे बच्चों, टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं बच्चों, है ना, मैं कोशिश करता हूँ समाप्त करता हूँ जल्दी से। 15 20 25 है ना, ये कह रहा है बच्चों ए, ये कह रहा है बी और ये कह रहा है सी, है ना। एबीसी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है ना, क्या दिया गया एबीसी का वैल्यू दिया गया है। और ये आपका हीरोन का सूत्र से निकालेंगे, तो हीरोन का सूत्र से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एस का फॉर्मूला होता है कि तीनों को जोड़ दो, है ना, एबीसी को जोड़ करके क्या करेंगे ये एबीसी को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 15 प्लस 20 प्लस, है ना, 25 जोड़ दो बच्चा और आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 और 20 60, 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा बच्चों। यानी कि यहां पर जो हो जाएगा 30, है ना, 30 माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान 15, है ना, फिर 30 माइनस बी का मान कितना है 20, तो 20 लगा देंगे, सी का मान एस माइनस 30 का मान और सी का मान कितना है 25, तो 25 लगा देंगे, है ना बच्चा। उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 में से 15 घटाएंगे 15 बचेगा, 30 में से 20 घटाओगे तो 10 बचेगा, 30 में से 25 घटाओगे तो 5 बच जाएगा। अब देखो अंडर रूट डालेंगे, यहाँ पर 30 को करेंगे तो 10 गुना 3, है ना, और 15 को करेंगे 3 पचे 15 और 10 को 10 ही रहने दो, चूंकि मेरे बच्चों हम ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पर जोड़ी जोड़ी मिलते जाए, है ना, और इधर लिख दो 5। अब देखो यहां पर 10 10 मिल गया तो एक 10 बाहर निकल गया, 3 और 3 मिल गया तो एक 3 बाहर निकल गया, 5 5 मिल गया तो एक 5 बाहर निकल गया, सबको गुना कर दो आंसर आ जाएगा 5 या 15 दहे के 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये अंडर रूट हटाने के लिए हम 2 जोड़िया को एक बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो 150 ऑप्शन नंबर 2। चलिए भीगे भीगे, अगला देखो बच्चा क्या है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² ना जी, नहीं सॉरी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाता है, आर का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों 7 है, तो 7 गुना 7 लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 चौके 88 और गुना 7, 88 को 7 से गुना करो, 88 56 का 6 हाथ बचा 5, 88 56 57 58 59 60 61, कितना हो जाएगा 61, है ना 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। बस फॉर्मूला बच्चों आपको जुबान पे याद रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर वो याद है तो आसान है, और नहीं याद है तो हार्ड है ना, फॉर्मूला तो आपको याद रखना है बच्चों। अगले सवाल की तरफ आ जाओ, हमारा क्या दिया गया, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एल का मान, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एल ही है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को ही हम लोग एल कहते हैं। 7 से 7 कट गया और 22 को 10 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, तो आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको सभी बच्चों को याद रखना चाहिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर क्यू, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच,
तो 1/3 लगा देंगे, पाई का मान 22/7 कर देंगे बच्चों। आर का मान कितना है, तो आर का मान 7 है, तो 7 गुना 7 लिख देंगे। एच का मान कितना बच्चा, सॉरी ऊंचाई 7 है ना जी, अच्छा रुको 1 मिनट। आर का मान यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 6 लिख देंगे और ऊंचाई 7 दिया गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 2 से कट गया। ऊपर में क्या बच्चा बच्चों, तो 22 गुना 2 गुना 6, तो गुना करो जी। 22 दूनी 44 को 6 से, 44 को 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 चौके 24 25 26, 264। कितना हो जाएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन निकालने बोलेगा तो आंसर जो आ जाएगा वो क्यूब में आंसर आएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और जब क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा। किस में आएगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ मेरे लॉलीपॉप बच्चों, तो क्यूब में आएगा, और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में आएगा। चलिए अब हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों मात्र 5 सवाल बचे हुए हैं, और मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि इस 35 सवाल में से अभी तक कितने उत्तर आप लोगों ने किया है, कितने उत्तर आप लोगों को आ रहा था, नहीं आ रहा था तो कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सीखा बच्चों, है ना। हाँ, इस सवाल को देखो, क्या है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई जो है 6 मीटर है, 5 चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन बोला है। तो बच्चों घनाभ का जो आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एल बी एच। क्या होता है, एल बी एच, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। एल का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 5 है, और एच का मान कितना है, 4.5। सबको गुना कर दो, 6 पचे 30, 30 को कर दो 4.5 से गुना, 30 को कर दो 4.5 से गुना, तो 45 तिया कितना हो जाएगा जी, 5 तिया 15 के 5 हाथ बचा 1, 4 तिया 12 1 13, में भी हमको लगता है 135, है ना, 135 और एक जीरो है, तो 135 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। जीरो था तो जीरो लगाएंगे और पॉइंट लग जाएगा, तो है ना, इतना होगा, एक पॉइंट लग जाएगा, तो कितना होगा 135 है ना, होगा जी। पॉइंट था तो मतलब 1350 सबको गुना करने पर आया। अब पॉइंट एक अंक के पहले था तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया, तो 135 आंसर होगा। कितना होगा, 135 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ऑप्शन नंबर सही है ना, एक बार देख लो भाई। 6 पचे 30, हाँ 3 पचे 15 के 5 हाथ बचे 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक तो है, सही। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि इस आंकड़े में आपको 5 की बारंबारता निकालना है। 5 कितना बार आया है वो आपको चेक करना है बच्चों। बारंबारता जब भी बोलेगा और कहेगा किसका, तो 5 का, 5 का बारंबारता आपको निकालना है बच्चों। किसका बारंबारता निकालना है, 5 का बारंबारता। तो 5 कई बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार है, 6 बार, तो 6 एकर आंसर हो जाता बाबू, ठीक हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, कह रहा है कि मिलान चिन्ह दिया गया है, बारंबारता निकालना है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिलान चिन्ह इस तरीके से दिया हुआ, 1 2 3 4 5, 1 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5, 5 5 10 है ना, 5 5 10 और 1 11, 11 आंसर। बता, देख रहे कितना आसान सा सवाल पूछ दिया भाई, इतना आसान सा सवाल भी होता है क्या। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। कह रहा है इसका माध्यक निकालने, है ना, 39 नंबर का कह रहा है बच्चों कि माध्यक निकाले। प्यारे बच्चों अभी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे जल्दी से, फटाक से, है ना। समय काफी बीते जा रहा है ना, क्लास का टाइम हो गया बच्चों, है ना। मैं यहाँ पर खैर स्टार्ट हो जा रहा है जल्दी से, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यक है। माध्यक जब भी निकाले बच्चों तो इसको आरोही क्रम में सजा लेना। पहले क्या करना, आरोही क्रम में सजा लेना, ठीक है। तो आरोही क्रम में अगर इसको सजाते हैं तो सबसे पहले छोटा को लेंगे बच्चों। छोटा क्या है यहाँ पर, तो बोले सर 8 है, उसके बाद क्या है बच्चों 9 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद कितना है 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 तो नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 17 नहीं है। तो देखो 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6, एक तो क्या छूट रहा है जी यहाँ पर 7, हाँ 7 भी इससे पहले, है ना, 7 भी है। तो हमने आरोही क्रम में सजा दी। आरोही क्रम मतलब मेरे प्यारे बच्चों की हम छोटे से बड़ा की तरफ। अब क्या करना है, काइट हो यहाँ पर 3 3 6 7 गो है, तो 3 को इधर काट लो, 3 को इधर काट लो, जो बीच में आता है बच्चों वही आंसर, बीच बिचुआम जो आएगा वही आंसर, लेकिन तभी जब आप आरोही क्रम में सजा लोगे तब, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास लास्ट सवाल है बच्चों, और इस लास्ट सवाल को हम लोग करके फिर आज की इस क्लास को हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। चल सवाल क्या दिया गया है कि एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, पट 60 बार प्राप्त होता है। पट कितना बार होता है, 60 बार प्राप्त होता है। तो चित आने की प्रक्रिया क्या होगी बच्चों, अगर 100 बार उछाला जाता है, पट अगर 60 बार आता है तो चित कितना बार आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों पट जो है 60 बार आता है तो चित कितना बार आ सकता है, तो चित आपका जो है हेड जो आ सकता है बच्चों वो 40 बार आएगा। अब चित आने की प्रक्रिया पूछ रहा है,
तो अनुकूल परिणामों की संख्या 40 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 100 हो जाएगा। तो 40/100 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आपको पट दिया गया है, चित्त की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चित्त आपका 40/100। उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों कि 40 में से आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर कर लिया होगा। और आज का भी हम लोग क्या किए बच्चों कि सारे के सारे यहाँ पर पीवाई के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि आपकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जैक बोर्ड का, वो मैंने सॉल्यूशन करा रहा हूं बच्चों, है ना। और अभी तक मेरे प्यारे बच्चों 2025 का भी हो चुका है, 2024 का भी हो चुका है, 2022 का भी हो चुका है, और ये हमारे पास रहा 2023 का। तो टोटल का टोटल मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने आप लोगों को हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों की सिर्फ मैथ का, आपको हर सब्जेक्ट का 2022 का, है ना, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का क्वेश्चन पेपर साथ मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन कराया गया, ताकि और जैक बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों आप देखना कि हर बार क्वेश्चन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसी तरीके से पैटर्न होता है, बस नंबर को चेंज किया जाता है। तो इसलिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर से जरूर मेरे प्यारे बच्चों आपको कर लेना है हर हाल में। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना देर लगता है ये सारी चीजों को करने में, है ना। यही तो होता है असली प्रैक्टिस, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक सीरीज चलेगा जिसमें आपके 12 से मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। टोटल 10 से 12 मॉडल पेपर कराए जाएंगे, हर साल कराया जाता है। पिछले बार भी बच्चों को 9 मॉडल पेपर करवाए थे, इस बार हम लोग 10 से 11 मॉडल पेपर करवाएंगे, जिसमें से आपको वहीं से सवाल देखने को मिलेगा। तो तैयार रहे मेरे प्यारे बच्चों और हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, प्यारा लगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा बच्चों। क्लास 10 तोड़े हैं, क्लास 10 फोड़े हैं तो क्लास 9 भी फोड़ेंगे, ये हमारी, ठीक है। चलो।